हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स। इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो ये वीडियो होने वाली है हमारे पास 3 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टैक्स इनवॉइस के बारे में। लेटर ऑन उसी का एक एक्सटेंशन वाला पार्ट हमारे पास आएगा जो कि होगा वाउचर के नाम से। एंड थर्ड पार्ट विल बी द डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, जो कि बहुत ही छोटा सा एक बिल्कुल मिनिमल सा टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के अंदर हम अलग अलग पार्ट्स में इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले टैक्स इनवॉइस के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी कि भाई हमें सबसे पहले देखना है कि कितने टाइम के अंदर अंदर आपको टैक्स इनवॉइस रेज कर देना है। गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए अलग अलग वो चीज़ें लिमिट्स रहने वाली हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसिस के अंदर उन एक एक चीज़ को हम ध्यान से इस चीज़ के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है टाइमिंग उसकी, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि कितनी अमाउंट कितनी अमाउंट के अंदर अंदर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है, कहाँ कहाँ आपको करना है या नहीं भी करना। तो वहाँ पर बेसिकली जो डिस्टिंक्शन आता है वो आता है B2B या फिर B2C ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। फिर हमारे पास एक पॉइंट आएगा कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस वाला। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एंड लेटर ऑन उसके बाद हम देखने वाले हैं एक रिवाइज्ड इनवॉइस वाला पॉइंट, रिवाइज्ड इनवॉइस एंड फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाउचर्स। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर सबसे पहले टैक्स इनवॉइस के पार्ट के अंदर हम यहाँ पर लेके चलेंगे। सो गाइस इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट टाइमिंग। टाइमिंग के अंदर एक तो होता है आपके पास नॉर्मल केसेस। ओके, नॉर्मल केसेस के अंदर क्या होने वाला है कि भाई 2 एक्सटेंशन निकलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आएगा कि भाई गुड्स के केस के अंदर एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्विसेज के केस के अंदर। अब यहां अगर मैं बात करूं आपके सामने गुड्स की, तो भाई गुड्स के केस के अंदर क्या होने वाला है कि अगर मान लो 2 सर्कमस्टांसेस निकलेंगे वहां पर भी कि वहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं, मूवमेंट इन्वॉल्व है या फिर मूवमेंट नहीं है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो उस केस के अंदर मूवमेंट से जस्ट पहले आपको इनवॉइस इशू करना होगा। ओके, बट अगर आपको डिलीवरी यानी कि जहां पर आपने गुड्स प्रोड्यूस किए, मैन्युफैक्चर करे हैं वहीं पर उस चीज़ की डिलीवरी हो रही है, तो भाई जिस टाइम पर आप डिलीवरी कर रहे हैं या जिस टाइम पर आप उसको मेड अवेलेबल करा रहे हैं सामने वाले बंदे के लिए, तो ये 2 चीज़ें होगी। मोर और लेस बात एक ही है कि भाई एट द टाइम ऑफ आप जब उसको मूव कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं गुड्स को, तो उस टाइम पर तो आपको मूवमेंट के केस के अंदर, और दूसरे केस के अंदर कि आपने जब उस बंदे के लिए उस गुड्स को अवेलेबल कर दिया, उस केस के अंदर वहां पर वो टाइम यहां पर लिया जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट केस। नाउ लेट्स डिस्कस सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। नॉर्मली अगर प्रोविजन ऑफ सर्विस है तो ये आपको याद आ रहा होगा कि ये वही चीजें हैं, सेम एग्जैक्ट सेम वही चीजें हैं जो हमने डिस्कस किया टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर के अंदर कि इनवॉइस रेज कब तक आपका हो जाना चाहिए। ये वही सेम चीजों को हम रिपीट कर रहे हैं, उसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं। बस बात ये है कि एक अलग से टॉपिक की फॉर्म में कंपाइल्ड है, तो आपको इसके साथ बाकी चीज़ों को समझना भी काफ़ी इजी हो जाएगा। तो प्लीज़ स्किप ना कीजिए, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, क्योंकि ये अलग से आपको आना ज़रूरी है। नाउ द पॉइंट इज कि प्रोविजन ऑफ सर्विस की अगर हम बात करें नॉर्मली, तो आप एग्जैक्टली रिकॉल कर पा रहे होंगे, इट इज़ 30 डेज। वहीं अगर मैं बात करूं NBFCs के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो वही उन केसेस के अंदर हमारे पास आता है कि 45 डेज। ये 45 डेज और 30 डेज क्या है, फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। कंप्लीशन ऑफ सर्विस के इतने टाइम के अंदर अंदर आपको अपना इनवॉइस रेज कर देना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर मान लो कोई इंश्योरर या फिर कोई बैंकर है या फिर हमारे पास कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई NBFC है या फिर टेलीकॉम सेक्टर है, तो भाई या फिर कोई अदर नोटिफाइड पर्सन्स हैं, अदर नोटिफाइड पर्सन्स ONP, तो भाई इन केसेस के अंदर क्या होने वाला है कि अगर आप डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को, DDP को अगर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है, उस केस के अंदर जब सप्लायर उस चीज को रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट में जब उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, या फिर लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर जो होने वाला है,
लास्ट डेट ऑफ क्वार्टर, उनमें से दोनों का जो अर्लियर होगा उसको लेके चलेंगे। ध्यान से, ये जो चीज है, ये एक्स्ट्रा चीज जो है सिर्फ तभी होगा जब ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को। नॉर्मली जो होगा वो आपको यहां पर 30 डेज एंड 45 डेज के अंदर मिल जाएगा। अगर बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर है तो 45 डेज, अदर कोई भी सर्विसेज है तो 30 डेज। बट जहां मैं सिर्फ और सिर्फ डीडीपी की बात कर रहा हूं, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की बात कर रहा हूं, वहां पर ये वाली लिमिट आपके पास यहां पर आ जाएगी। अब गवर्नमेंट चाहे इसके अलावा, अगर मैं आपको बोलूं, ये तो देखो नॉर्मल केसेस हमने देख लिए गुड्स के भी और सर्विसेज के भी, तो भैया अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसके अलावा भी कुछ भी निकाल सकती है रूल, वो अपने अकॉर्डेंस में एक नोटिफिकेशन जारी करके, वो उनके पास गवर्नमेंट की अलग से पावर है, ठीक है, वो अलग से रहने वाली है। नाउ लेट्स डिस्कस कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो कि क्या हो सकते हैं। पहला स्पेशल सर्कमस्टांस आपके सामने मैं रख रहा हूं कि भाई कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर कंटिन्यूअस सप्लाई है उस केस के अंदर क्या होने वाला है। तो भाई अगर सप्लाई कंटिन्यूअस है तो उसमें क्या होगा आपके पास कि इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच सक्सेसिव पेमेंट। जितनी भी आगे आगे उस चीज में, जैसे फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस सप्लाई है, आप कोई कंस्ट्रक्शन की चीज कर रहे हो किसी के लिए, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, या फिर कोई चीज है फॉर एग्जांपल आप गुड्स कंस्ट्रक्शन किसी के यहाँ चल रहा है, वहां पे आप रेगुलर बेसिस पे उसको गुड्स या फिर कोई भी सीमेंट या कोई भी प्रोडक्ट आप उसको सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या होता जाएगा कि जैसे जैसे आपके पास सक्सेसिव पेमेंट्स आती जाएंगी, आपने साल भर का उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो जैसे जैसे आपका सक्सेसिव पेमेंट्स आती रहेगी, वैसे वैसे या तो उससे पहले या उस टाइम पे आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली क्या होगा, जो सप्लायर है, सप्लायर जब उसके पास सक्सेसिव पेमेंट रिसीव हो रही है तो या तो उससे पहले ही इनवॉइस इशू कर दे, जब मर्जी वो इनवॉइस इशू कर सकता है, या एटलीस्ट जब उसको वो पेमेंट रिसीव हुई है उस टाइम पे तो कर ही दे। पेमेंट रिसीव करना इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि भाई पेमेंट अगर मान लो नहीं भी आ रही, बट आपने एक स्टेटमेंट भेज रहे हो आप कि भाई अब तक का आपका इतना हो गया है, तो आपने अपना डेट रिकॉग्नाइज करा लिया ना, तो उस केस के अंदर भी आपको तो आइदर आपकी पेमेंट आ जाए, सक्सेसिव पेमेंट आ जाए, या फिर स्टेटमेंट आ जाए। तो स्टेटमेंट से आप पहले भी कर सकते हो, या फिर जिस टाइम स्टेटमेंट आ रही है वो आपका मैक्सिमम टाइम है। तो इन दोनों में से किसी को भी कंसीडर करके चला जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर मान लो यहीं पे मैं बात करूं सर्विसेज के बारे में, अब मैं कंटिन्यूअस सप्लाई के बारे में ही बात कर रहा हूं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विसेज। तो भाई उस केस के अंदर क्या होने वाला है, तो सर्विसेज में दो सर्कमस्टांसेस होंगे, या तो थ्री सर्कमस्टांसेस आपके सामने निकल के आने वाले हैं। या तो डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पष्ट रूप से यह चीज लिखी हुई है कि भाई किस किस डेट को आपको पेमेंट करनी है, तो उस केस के अंदर वो डेट ले लेंगे, उस डेट तक आपको मैक्सिमम आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर मान लो ड्यू डेट एसर्टेनेबल नहीं है, नो ड्यू डेट, तो भाई उस केस के अंदर आपके पास डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या बन के आएगा, तो वो आ जाएगा आपका पेमेंट का, कि भाई जब जब आपको वो पेमेंट रिसीव हो रही है उस टाइम पे आपको इनवॉइस इशू करना है। अब अगर मान लो ये दोनों चीजें नहीं है, आपका इवेंट फिक्स्ड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज हो सकती है कि यार अगर मैं कंस्ट्रक्शन का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उस केस के अंदर मेरा आर्किटेक्चर का सर्विसेज हो गया कि जब आपका मैप या फिर आपका जो मॉडल है वो बनकर तैयार हो जाएगा, वो एक फिक्स इवेंट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही वो चीज़ रेडी हो गई, आई हैव टू मेक अ पेमेंट, ठीक है। आगे का फर्दर जो भी चीज़ें होंगी, पहले मैप बनेगा, मैप के बेसिस पे मॉडल बनेगा, तो पहले मैप बन गया, ये फिक्स इवेंट है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो जैसे ही वो मैप बन गया है, उस मैप तक के जितने पैसे बनते हैं उतने का इनवॉइस आपको रेज कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर आ गया कि भाई आपका फिक्स जो डिसाइड है वो चीज़ हो जाने पर। अब अगर मैं बात करूं कि सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, ये ऑब्वियसली बात है, गुड्स की बात हो रही है, सिर्फ गुड्स ही इसमें रहने वाला है, तो इस केस में क्या होने वाला है, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। इन दिस पर्टिकुलर केस आपके पास क्या चीज आने वाली है कि अगर मान लो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इसमें सप्लाई कब मानी जाती है, जब सामने वाला आपको अप्रूवल दे देता है कि हाँ मैंने ये चीज रख ली है, ठीक है। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर मैक्सिमम टाइम आपको याद होगा, बहुत पहले से इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स आपको दिए जाते हैं कि भाई जो अगर आपने सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे सेल करी है, तो भाई 6 महीने के अंदर अंदर अगर उसने नहीं भी बताया तो हम मान लेंगे कि 6 महीने तक या तो गुड्स आ जाने चाहिए या अप्रूवल आ जाना चाहिए, दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो मान लेंगे सेल हो गई है, उससे बाद का टाइम नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर 6 महीने का मैक्सिमम टाइम है, इससे पहले फिर इस टाइम पे आपको इनवॉइस रेज कर देना है, ठीक है।
एक पॉइंट आता है कि भाई सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर ऐसा होता है तो क्या होने वाला है कि एट द टाइम व्हेन सप्लाई सीजेज एंड सच इनवॉइस ओनली टू द एक्सटेंट सप्लाई मेड बिफोर सच सेसेशन। यानी कि अगर मान लो क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी जो सप्लाई है वो सीज हो गई, तो जो इस जहां वो सीज हो गई उस टाइम पे आपको इससे पहले तक का जो भी आपका सप्लाई हो रखा था उसका आप एक इनवॉइस बना दो और एक फुल एंड फाइनल उसके अंदर सेटलमेंट आपकी अपनी कर लो। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें रहने वाली हैं। और बाकी चीज़ें इसके अंदर अब एक बात आती है, सबसे पहली बात कि भाई अगर मान लो कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो और उसकी वैल्यू है 200 रुपये से कम, जो मैंने आपसे पहला पॉइंट हमने जो बात की थी, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। हमने क्या क्या देखा है, नॉर्मल केस में देख लिया कि रिमूवल अगर आपका हो रहा है तो रिमूवल से के टाइम पे, या फिर अगर मान लो आपको अवेलेबल कराना है तो जब अवेलेबल हो गया गुड्स तो उसके टाइम से। सर्विसेज के अंदर 30 एंड 45 डेज। एक चीज़ थोड़ी सी अलग है, अगर मान लो आप डीडीपी को पेमेंट कर रहे हो, सॉरी डीडीपी से डील कर रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है कि भाई सप्लायर जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस चीज को डालेगा, या फिर लास्ट डेट ऑफ क्वार्टर, जिस क्वार्टर में वो सप्लाई हो रही है उस क्वार्टर का लास्ट डेट, भाई हम ये मान के चलेंगे कि भाई आपको अपनी स्टेटमेंट्स में बुक्स में इस क्वार्टर के एंड तक से पहले तो आप डाल ही लोगे ना, तो वहां पर उस डेट को लेके चला जाएगा। दोनों में से विच एवर इज अर्लियर आपको इनवॉइस रेज करना होगा। उसके बाद हमने बाकी सारे पॉइंट्स देखे, तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई। तो सबसे पहली चीज टाइमिंग को हम कवर कर चुके हैं यहाँ पर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हमारे पास कि अगर मान लो इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस का क्या सीन है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो अगर आपकी वैल्यू है लेस देन 200 रुपीज़, ठीक है, आपको जो टैक्स इनवॉइस है वो 200 रुपये से कम का है, मतलब जो आपकी सप्लाई हो रही है, तो उस केस के अंदर अगर B2B ट्रांजेक्शन है गाइस, अगर हमारे पास B2B ट्रांजेक्शन है या फिर हमारे पास है B2C ट्रांजैक्शन, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो डजंट मैटर द अमाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता अमाउंट से, कितने की अमाउंट है, आपको इनवॉइस रेज करना ही करना है, ठीक है, इनवॉइस टू बी रेज्ड। बट अगर मैं बात करूं बिजनेस टू कंज्यूमर वाली ट्रांजैक्शंस के केस के अंदर, तो भाई यहां पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है। अगर आप मल्टीप्लेक्स के बिजनेस में हो तो उस केस के अंदर आपको इनवॉइस रेज करना ही करना पड़ेगा, और जो आपकी टिकट होती है उसको आपका डीम्ड इनवॉइस माना जाता है, ठीक है। बट अगर मान लो तो क्या क्या चीजें होगी हमारे पास, अगर आप मूवीज के बिजनेस में हैं तो यस, इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट आपको टैक्स इनवॉइस रेज करना है और इनवॉइस आपका टिकट है। दूसरी चीज आपके पास आ गई कि अगर मान लो रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे इनवॉइस चाहिए, तो डजंट मैटर द अमाउंट, अब वो 20 रुपए की चीज क्यों ना हो, आपको देना पड़ेगा। यू आर अंडर द ऑब्लिगेशन कि आपको उसका इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। और कुछ अदर केसेस के अंदर क्या होता है कि भाई सप्लाई में नॉट इशूड टैक्स इनवॉइस, बट जहां टैक्स इनवॉइस इशू नहीं हो रहा वहां पर छोटी अमाउंट जुड़ के बहुत सारी बड़ी अमाउंट बन जाएगी, तो उसके लिए आप एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस रेज कर सकते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कब रेज होगा, वो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ ईच डे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। तो भाई बिजनेस टू कस्टमर में आपके पास 3 चीजें आ गई। मूवीज वाला यस आपको रेज करना पड़ेगा, कोई बंदा डिमांड कर ले तो यस यू आर अंडर द ऑब्लिगेशन कि आपको इनवॉइस रेज करना है, चाहे उसकी अमाउंट जितने की भी हो। और लास्ट में जो 200 रुपये से कम की अमाउंट है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें फ्री हो गए हो, आपको पूरे दिन की टोटल निकालनी है। 200 रुपये से नीचे की जितनी भी ट्रांजैक्शन बनती है उनका एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस आपको बनाना होगा, ताकि आपका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे कि आपने कितनी सेल करी है, कितना उस पर टैक्स बनता था, कितना आपने ITC क्लेम किया है, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो ये थी हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से डिस्कशन। आगे चलते हैं। तो भाई टैक्स इनवॉइस किस मैनर में रेज होगा, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। वो ये बात करता है कि अगर मान लो आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो ट्रिप्लीकेट में होगा, ठीक है, और अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं तो वो डुप्लीकेट में होगा, यानी कि 2 उसकी कॉपीज होने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि भाई एक पॉइंट आता है ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग क्या चीज़ है और क्या ये सबके ऊपर मैंडेटरी है, तो जो आंसर इज कि भाई ई इनवॉइसेस एसेंशियली क्या होते हैं कि भाई एक रिपोर्टिंग डिटेल है जो GST के डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफाई की गई है। सॉरी, ई इनवॉइसिंग एक बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स हैं जो आप डिपार्टमेंट को देते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, इसकी एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर होने वाली है, तो भाई जितने भी आपके रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं, अगर उनकी एग्रीगेट टर्नओवर मिला के 5 CR 5 करोड़ है से ज़्यादा है, 5 करोड़ से अगर ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर आपको ई इनवॉइस रेज करना ज़रूरी हो जाएगा।
और जो कि यहाँ पर नोटिफाइड पर्सन माने जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी लॉ देखते हो उसके अंदर लिखा होता है कि भाई वो किन पे अप्लाई होगा, नोटिफाइड पर्सन के ऊपर। तो इस केस के अंदर नोटिफाइड पर्सन कौन है, जिनकी जो सेल्स है सारे बिजनेसेस को मिला के वो 5 करोड़ से ऊपर है। अब क्या होगा, इनवॉइस रेज करने के लिए आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई क्या होगा कि जितने भी ये इनवॉइसेस हैं, दीज इनवॉइसेस विल देन बी रिपोर्टेड टू इनवॉइस। क्या होगा कि आपके जितने भी ई इनवॉइसेस हैं उनको डाल दिया जाएगा एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, जिसको बोलते हैं IRP। ओके, अब उस पे डालते ही IRP शैल जनरेट ए यूनिक रेफरेंस इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब आपने अपना इनवॉइस IRP पे डाल दिया और IRP पे डालने के बाद क्या होगा, एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर रेज हो जाएगा। रेफरेंस नंबर यहां पर रेज हो जाएगा और उसके ऊपर क्या होने वाला है, जिसको आप डिजिटली साइन कर सकते हो और रिटर्न कर सकते हो उस इनवॉइस को सप्लायर को। तो भाई GST ई इनवॉइस विल बी वैलिड ओनली विद अ वैलिड IRP नंबर। तो ये क्या होगा, इसके ऊपर ई सिग्नेचर होने वाले हैं और ये सप्लायर के पास चला जाएगा। ये वैलिड तभी रहेगा जब उसके ऊपर यूनिक रेफरेंस नंबर होगा, तभी ई इनवॉइस को वैलिड माना जाएगा। ओके, तो भाई ये सब चीज़ें थी यहाँ पर। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कवर हो जाएंगे इनवॉइस के अंदर, आपके इनवॉइसेस, आपके डेबिट नोट, आपके क्रेडिट नोट, तो ये सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, नॉन रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे है इसकी, कि भाई आपको ज़रूरत नहीं होगी ई इनवॉइस की, तो भाई वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात उसमें वही बेसिक पॉइंट आ जाएंगे आपके पास कि भाई आप B2C ट्रांजेक्शन्स में डील कर रहे हो। ठीक है, दूसरा आप जो इनवॉइस इशू हो रहा है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है, क्योंकि वो तो सेकंड स्टेप हो गया ना। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट द ओरिजिनल जिसने सप्लाई ऑफ सर्विसेज करी है या फिर जिसने सप्लाई ऑफ सर्विसेज ली है, वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहा है अपनी बाकी के डिपार्टमेंट्स में इनपुट टैक्स को बांटने का। तो वहां पर भी ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज आ गई हमारे पास, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। उस केस के अंदर भी आपको ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट भी हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई RCM की अगर मैं बात करूं तो RCM के केस के अंदर क्या होने वाला है कि भाई इफ द इनवॉइस इशूड बाय द नोटिफाइड पर्सन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड बाय हिम ऑन टैक्स विच इज पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इनवॉइसिंग आपके लिए एप्लीकेबल होने वाली है। ऑन द अदर हैंड, वेयर द स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाईज आर रिसीव्ड बाय नोटिफाइड पर्सन फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन्स attracting reverse charge or through import of services, e-invoicing doesn't arise, not applicable। किन किन केसेस के अंदर, कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हो, फॉर एग्जांपल देखो RCM आपका किस किस टाइप का होता है। RCM में कुछ कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से डील कर रहे हो तो आपके ऊपर RCM लग रहा है, या फिर इंपोर्ट के केस के अंदर आपके ऊपर RCM लग रहा है। ठीक है, तो अगर भाई ऐसी सिचुएशंस है तो इसको तो हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई बिजनेस टू कस्टमर वाली सिचुएशन हो जाएगी या फिर इंपोर्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो वहां पर तो आपका RCM के अंदर ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अदर जो भी सर्कमस्टांसेस हैं जहां आप बिजनेस से डील कर रहे हो, जहां पे इंपोर्ट नहीं कर रहे हो और स्टिल RCM लग रहा है, उस केस के अंदर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग की फैसिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। अब भाई एग्जाम्पशंस किस किस को दी गई हैं, तो भाई ध्यान से सुन लो, छोटे मोटे नाम्स हैं, आपको वैसे भी पता होगा, यूजुअली ये एग्जाम्पशंस आपको हर जगह देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात तो कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, इंश्योरर को, बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस को, और अपना पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू सिनेमेटो फिल्म्स यानी कि सिनेमा हॉल्स को। तो भाई क्या क्या हो गया हमारे पास, गवर्नमेंट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, SEZ, उसके बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड मूवीज, इन सब चीज़ों को एक्सेप्शन के अंदर रखा गया है। आपको यहाँ पर इन सब केसेस के अंदर ई इनवॉइसिंग रेज करने की जरूरत नहीं है। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई रिवाइज्ड इनवॉइस क्या होता है। अब देखो क्या हुआ कि आप बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, यहां तक इस पॉइंट तक आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आफ्टर दिस पॉइंट यू आर रिक्वायर्ड टू गेट द रजिस्ट्रेशन। तो आपने रजिस्ट्रेशन लिया, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा तभी आपको आपका GSTIN नंबर मिलेगा। ठीक है,
तो भाई इस दौरान भी आप इन्वॉइसेस रेज कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन सर्विसेज मिलने के 30 डेज के अंदर अंदर आप रिवाइज्ड इन्वॉइस सबमिट कर सकते हैं विद योर GSTIN नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर यह चीज अलाउ कर दी गई है। अब जो रिवाइज टैक्स इन्वॉइस होंगे वो कब कब करने हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि मान लो अगर आपके पास बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है कि अगर आपकी चाहे इंट्रास्टेट हो चाहे इंटरस्टेट हो, आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस करना होगा, सारे इनवॉइसेस को रिवाइज करना होगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं बिजनेस टू कस्टमर सिचुएशन के अंदर, तो वहां पर क्या होने वाला है कि अगर मान लो आपके पास इंट्रास्टेट है अगर, तो आपको कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, बट दो सिचुएशंस और हैं कि या तो इंटरस्टेट है या फिर जो अमाउंट इन्वॉल्व है जो इंटरस्टेट के अंदर, अगर मान लो सॉरी पहली सिचुएशन हमारे पास आ गई कि अगर इंट्रास्टेट है, ठीक है, तो उस इंट्रास्टेट में हर सिचुएशन में इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस रेज कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन ये आ गई हमारे पास कि अगर वो इंटरस्टेट है लेकिन जो अमाउंट है वो 2,50,000 से कम है, तो उस केस के अंदर आप कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस रेज कर सकते हो उन सबको टोटल करके। बट अगर मान लो वो 2,50,000 से ऊपर है, तो उस केस के अंदर आपको एक सेपरेट रिवाइज्ड इनवॉइस ही हर ट्रांजैक्शन के लिए रेज करना पड़ेगा। बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं जो कि इंटरस्टेट है। इंट्रास्टेट में इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस रिवाइज्ड इनवॉइस रेज कर सकते हो, लेकिन अगर इंट्रास्टेट है एंड 2,50,000 से ऊपर है, सिर्फ इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको अलग अलग इनवॉइसेस रेज करने हैं, अदरवाइज कंसोलिडेटेड से काम चल जाएगा। और बिजनेस टू बिजनेस में अगर बात करूं तो भाई दोनों सिचुएशंस के अंदर, चाहे वो इंटर हो चाहे वो इंट्रा हो, आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस करना ही पड़ेगा, रेज अलग अलग ही करना पड़ेगा। अब इनवॉइस से हटके एक चीज आती है आपके पास, बिल ऑफ सप्लाई। अब जो ये बिल ऑफ सप्लाई है गाइस, ये कौन इशू करता है? बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है अगर आप मान लो कोई एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हो, तो आपको टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना, आपको बिल ऑफ सप्लाई से काम चल जाएगा। या फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हो तो भी आपको बिल ऑफ सप्लाई से काम चल जाएगा। तो भाई ये सब चीज़ें थी इस टॉपिक के अंदर जो कि हमने काफ़ी डिटेल से देखी है। अब इसमें थोड़ा सा आगे चलें अगर, तो हमारे पास आता है सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमारे पास आता है आगे रिक्वायरमेंट ऑफ HSN कोड। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है अब आगे, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का। क्रेडिट नोट के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि भाई देखो सिंपल सी बात है, वन थिंग इज अपोजिट टू अनदर। ठीक है, क्रेडिट नोट सबसे पहले डिस्कस करते हैं, डेबिट नोट अपने आप हो जाएगा। क्रेडिट नोट के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं कि भाई अगर मान लो आपने जो टैक्स इनवॉइस पहले रेज किया या जो अपनी सप्लाई जो उसमें टैक्स इनवॉइस में जो आपने सप्लाई दिखाई या फिर जो आपने टैक्स दिखाया वो एक्चुअल में जो था उससे एक्सीड कर रहा है, तो भाई अगर आपको उसको रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको एक क्रेडिट नोट रेज करना पड़ेगा। ओके, वहीं अगर उल्टा हो रहा है, जो आपने सप्लाई दिखाई जो आपने टैक्स दिखाया वो एक्चुअल से कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें डेबिट नोट रेज करना पड़ेगा। तो भाई अगर टैक्स जितना बनता था उससे कम निकला मेरे से और मुझे उसको बढ़ाना है अब, तो मैं सामने वाले के लिए एक क्रेडिट नोट रेज कर दूंगा और वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मान लो मैंने टैक्स बढ़ा दिया बट मेरे को उसको कम करना है, सॉरी कम दिखाया है उसको बढ़ाना है, तो उसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा, एक डेबिट नोट मुझे रेज करना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर बस इतनी सी बात है। तो आपको छोटा मोटा पॉइंट कहीं पे MCQ में इधर उधर बड़े क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट देखने को मिल सकता है कि भाई डेबिट नोट रेज किया गया है, क्रेडिट नोट रेज किया गया है। क्रेडिट नोट रेज किया गया है दैट मीन्स की जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको कम करना है, और अगर डेबिट नोट रेज किया गया है दैट मीन्स टैक्स लाइबिलिटी को आपको बढ़ाना है। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप बस इतना सा ध्यान में रख के चलेंगे। सो दिस वाज द टॉपिक गाइज। मेन चीज़ें हमने सारी इसके अंदर देख ली हैं जो आपको समझने की जरूरत थी। इनवॉइस के बारे में हमने देख लिया, हमने कंसोलिडेटेड इनवॉइस देख लिया, कब रेज करते हैं, रिवाइज्ड इनवॉइस देख लिया,
ई इनवॉइसिंग हमने देख लिया। ई इनवॉइसिंग की अगर बात करूं तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट और आता है कि भाई एक HSN इनवॉइस होता है, ठीक है, HSN कोड भी आपने जो सुना होगा, तो वो क्या है कि जो इनवॉइस होगा उसके ऊपर HSN कोड होगा, तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है। वो कोड की रिक्वायरमेंट किस किस को लगेगी, कैसे कैसे लगेगी, उसको हम चलो देखते हैं ध्यान से। तो भाई सबसे पहले अगर मान लो आप सप्लाई कर रहे हो, अगेन वही पॉइंट आ जाएगा आपका B2C वाला एंड B2B वाला। तो अगर आप मान लो बिजनेस टू कस्टमर आप सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है, आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपका 4 डिजिट HSN कोड बन के आएगा, जो कि ऑप्शनल है। आप चाहो तो रख सकते हो, आप चाहो तो उसको अवॉइड भी कर सकते हो। 5 करोड़ से अगर आपकी 5 करोड़ से आपकी टर्नओवर नीचे है तो इज अप टू, इफ योर टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ या फिर 5 करोड़ से कम इज इक्वल टू 5 करोड़, और 5 करोड़ से कम है तो आपके पास ऑप्शनल है। बट वहीं अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड कर जाती है 5 करोड़ को, एक्सीड करना, इक्वल टू नहीं, एक्सीड करना, 5 करोड़ तक एग्जैक्ट 5 करोड़ का भी टर्नओवर है तो 4 डिजिट का HSN कोड लगेगा, वो भी ऑप्शनल। बट अगर 5 करोड़ से ऊपर जाती है तो इन दैट केस मैंडेटरीली आपको 6 डिजिट का एक आपका HSN कोड बनवाना होगा। बिजनेस टू बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो भाई उसके अंदर भी सेम चीज है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ तो उस केस के अंदर आपका 4 डिजिट का लगेगा, बट ये मैंडेटरी है, ये यहां पर ऑप्शनल नहीं है। इसको मैं रेड से लिख देता हूं, ये मैंडेटरी है। अनलाइक दिस पॉइंट, तो इन दोनों को रिलेट करके अगर आप देखें तो बिजनेस टू कस्टमर की अगर बात करूं तो भाई 5 करोड़ तक ऑप्शनल है। बिजनेस टू बिजनेस बात करूं तो 4 डिजिट का तो है बट मैंडेटरी है। अब वहीं यू गेस्ड इट राइट, आगे क्या होने वाला है, अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो हमारे पास आ जाएगा 6 डिजिट का कोड, जो कि ऑब्वियसली मैंडेटरी है। तो इस तरीके से हमारे पास हो गई पूरी की पूरी डिस्कशन HSN कोड की। अब मैं बात करता हूं QR कोड के बारे में। QR कोड आपको इनवॉइस पे लगाना होगा, उसके लिए क्या डिस्कशन होने वाली है, तो वहां पर भी गाइज मोटी मोटी चीजें जो है वो यहां पर कुछ कुछ सेम रहने वाली है। बिजनेस टू कस्टमर को ही देखने वाले हैं, बिजनेस टू बिजनेस को देखने वाले हैं, ठीक है। अब उस चीज को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या होगा, लेट्स सी। QR कोड के अंदर आपके पास क्या आने वाला है, तो भाई सबसे पहले अगर मान लो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम 17-18, ये कट ऑफ डेट याद रखना, 17-18 के बाद के किसी भी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर अगर आपकी अप टू 10 करोड़ है, गाइज इन वर्ड्स के ऊपर जो मैं एम्फेसिस डाल रहा हूं आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अप टू यानी कि 10 करोड़ भी है तो भी आपको इनवॉइस इज नॉट मैंडेटरी, ऑल्सो नो नीड टू जनरेट QR कोड। ये मैं बात कर रहा हूं बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन के अंदर। अगर बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन के अंदर 17-18 के बाद किसी भी ईयर में अप टू 10 करोड़ है तो भाई आपको ई इनवॉइस भी मैंडेटरी नहीं है, प्लस आपका QR कोड भी जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आपके पास, अगर मान लो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 करोड़ से ऊपर है तो उस केस के अंदर क्या होगा कि भाई आपकी ई इनवॉइस भी मैंडेटरी हो जाएगी और QR कोड भी आपको जनरेट करना होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें आपके पास लग जाएगी। सो दिस इज हाउ बिजनेस टू कस्टमर गोज। नाउ अगर मैं बात करूं बिजनेस टू ये हमने जो डिस्कस किया ये था बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर छोटी अमाउंट के अंदर भी आपके ऊपर ये कंडीशन लग जाएगी। बट वहीं अगर मैं बात करूं बिजनेस टू कस्टमर के अंदर तो अमाउंट की लिमिट ऑब्वियस सी बात है, आपको एक बड़ा थ्रेशोल्ड मिलेगा। बड़ी अमाउंट भी आपके पास अगर की सेल भी है तो आपको कंडीशंस में फॉल नहीं होना पड़ेगा। तो उस केस के अंदर आपके पास किस तरीके से आने वाला है कि भाई अप टू ₹500 करोड़ अगर मान लो 17-18 तक है तो आपको नो नीड फॉर सेपरेट QR कोड, नो नीड फॉर सेपरेट QR कोड। वहीं अगर मैं देखूं कि भाई अगर मान लो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम 17-18 एक्सीड्स ₹500 करोड़ तो उस केस के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा कि भाई कंपलसरी आपको QR कोड लगाना होगा। तो भाई ये यहां पर पॉइंट हुआ